नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संपादकीय समीक्षा के इस अंक में हम बात करेंगे द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। हमने कल के संपादकीय समीक्षा के अंक में बात की थी जियो इकोनॉमिक्स की, और आज हम बात करेंगे कि नए जो ऑर्डर है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन के तैयार हुआ है, उसमें जियो इकोनॉमिक्स कैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जियोपॉलिटिक्स से। इसे सुनंदा सेन जी ने लिखा है, जो कि एक एक्स प्रोफेसर हैं जेएनयू की। तो उनसे समझेंगे कि कैसे अलग अलग करेंसीज डॉलर को रिप्लेस कर रही हैं, कैसे भारतीय रुपया लगातार नीचे जाता जा रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, और जो साउथ एशियन करेंसीज हैं वो कैसे रिप्लेस करना चाहती हैं एक हेजिमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर को, एक हेजिमोनिक करेंसी को, जो बहुत सालों से, बहुत दशकों से इस दुनिया के ऊपर राज कर रही है, रूल कर रही है और अपने तरीके से मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रही है। तो शुरू करने से पहले एक बार आउटलाइन देख लेते हैं हमारे आर्टिकल की क्या होगी। हम शुरू करेंगे रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसके बाद जो भारतीय रुपये की स्थिति थी उससे, और आगे आगे बढ़ते देखेंगे कि कैसे सोवियत यूनियन के वक्त में यूरोप, जो सोवियत संघ था और उसका बाल्कनाइजेशन हुआ, उस वक्त तक कैसे दोनों देशों के बीच ट्रेड होता था, और उसके बाद से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ, स्विफ्ट सिस्टम क्या है, और डॉलर के आने के बाद क्या स्थितियां बदली हैं, और अंत में बात करेंगे कि कैसे ये जो सिस्टम था पूरा, ये एक्सप्लॉइटिव सिस्टम था। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था दुनिया की करेंसीज का, दुनिया के बाकी देशों का, कि वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे अपनी करेंसीज में, और कैसे आने वाली जो शायद सदी है वो ऐसी करेंसीज की हो जो साउथ एशियन करेंसीज हैं और मार्केट में छा जाने वाली हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर की, जैसे मैंने आपसे कहा, बात करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर जिस वक्त चल रहा था, जिस वक्त शुरू हुआ था 2020 में, उस वक्त तक ऐसे स्वैप एग्रीमेंट्स नहीं साइन किए थे भारत ने अन्य देशों के साथ जैसे रशिया के साथ यूक्रेन वॉर के वक्त किए। क्योंकि देखिए, जब युद्ध हुआ ना, तो अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि रशिया के जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स थे उनको लॉक कर दिया, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि भाई आप डॉलर में व्यापार नहीं कर पाएंगे, आप हमारे यहाँ अगर कोई एक्सपोर्ट करते थे वो तो वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसा भारत ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि चलिए ये तो आप नहीं कर सकते, इनके साथ तो ना व्यापार कर सकते, ना इनकी करेंसी यूज कर सकते हैं। तो भारत ने रशिया के साथ एक स्वैप एग्रीमेंट साइन किया कि आप और हम ना रुपए में और आप रूबल में इस तरीके से ट्रेड करेंगे। उसके लिए इन्होंने वोस्त्रो अकाउंट्स खोले। वोस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि आपके पास रुपया है, आपके पास रूबल नहीं है, आप अगर रशिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो एक बैंक रशिया में होगा यहाँ पर, एक बैंक भारत में होगा यहाँ पर। तो जो रशिया का कोई बैंक है वो भारत के किसी बैंक में अपना खाता खोल लेगा, और अगर उसमें आप उसको रुपए में पेमेंट करेंगे तो वो आगे उसे अपनी ब्रांच में रूबल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको बेसिकली रुपए में पैसा देना है। आपके जो जितना भी एक्सपोर्ट है उसको रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, और वो आगे उनकी समस्याएं हैं कि वो कैसे व्यापार करते हैं। ये स्वैप एग्रीमेंट हुआ दोनों देशों के बीच में। वोस्त्रो अकाउंट्स यहीं पर चर्चा में आए थे। लेकिन जब युद्ध हो रहा है, रशिया के पास पैसे नहीं है, रशिया के साथ पास व्यापार नहीं है, डॉलर नहीं है, यूरो नहीं है, वो भारत के साथ ये सब करने को राजी हो गया कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया को लगा था कि रशिया बर्बाद हो जाएगा, रशिया के पास कुछ नहीं होगा, ट्रेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रशिया भारत को लगातार क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता रहा, और भारत, जो कि एक बहुत बड़ा ऑलरेडी मार्केट है, उससे रशिया को ठीक ठाक फायदा हुआ। और वोस्त्रो अकाउंट्स ने जो समस्याएं थी उनको पेमेंट सेटलमेंट में उन सबको दरकिनार कर दिया। और जो मिनरल फ्यूल्स हैं, इसके अलावा क्रूड ऑयल है, और ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये भारत लगातार इंपोर्ट करता रहा रशिया से, और कोई समस्या नहीं आ रही थी। वॉर चल रहा था, सैंक्शंस थे, लेकिन इकोनॉमी में कोई समस्या नहीं आ रही थी। इकोनॉमी धूमधाम से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन समस्या कब आनी शुरू हुई? समस्या तब आनी शुरू हुई कि रशिया लगातार सरप्लस में बना रहा। हमें लगता था कि डेफिसिट में आ जाएगा रशिया, हमारे साथ व्यापार करेगा, हमें फायदा होगा, लेकिन डेफिसिट में तो आया नहीं। और एक काम और हुआ, सरप्लस में लगातार जाता रहा, और 3.42 बिलियन का सरप्लस रशिया को हर साल 2020 में कम से कम मिला, और उसके बाद लगातार मिलता रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि रशिया थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गया। रशिया को ये लगने लगा कि अब हम पैसा क्यों लें, क्योंकि पैसा, एक तो वर्ल्ड ऑर्डर की जो करेंसीज हैं, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, रूबल है, युआन है, जो भी करेंसीज हैं उसमें तो बहुत नीचे आता है, इसकी वैल्यू तो बहुत फ्लक्चुएट करती है। तो आज हम कोई ट्रेड एग्रीमेंट करें उनसे किसी चीज़ को लेकर के, अगर हम उनसे कहें कि भाई आप चलिए एक कमोडिटी एक्स हमसे खरीद लीजिए, और वो खरीद लें, और उन्हें हमें पैसा देना हो, आज रुपए की वैल्यू 80 है, कल रुपए की वैल्यू और डेप्रिशिएट हो जाए, कम हो जाए, है ना,
कम हो जाने से मतलब बढ़ना होता है, जब बढ़ती है तो वैल्यू कम होती है, ऐसे समझिए। कल 85 हो जाए, 90 हो जाए, तो जितना अमाउंट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करने लगे, वो रुपए को होल्ड करने से रिलक्टेंट होने लगे कि हम ज्यादा दिन आपका पैसा होल्ड नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक अलग एग्रीमेंट निकाला गया। एक ऐसी खबर आई बीच में कि भारत और रशिया के बीच में पेमेंट्स को सेटल करने के लिए चाइनीज युआन का प्रयोग किया गया। अब युआन भी साउथ एशियन करेंसी है, रुपया भी साउथ एशियन करेंसी है, और इसके अलावा भारत ने बाकी देशों के साथ भी ऐसे संबंध स्थापित किए कि बाकी देशों के साथ भी स्वैप एग्रीमेंट्स कर लिए। तो यूरो और डॉलर तो परमिसिबल थे नहीं, डॉलर उन्होंने ज्यादा दिन रखा नहीं, तो युआन में दोनों का सेटलमेंट होने लगा। और जो रशिया की हालत थी थोड़ी सी, क्योंकि युद्ध में भी वो काफी आगे चल रहे थे, तो उनकी इकोनॉमिक हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। तो अब वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, शायद इसलिए युआन का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमसे इसीलिए कहा भी गया था एक वक्त, आपको याद होगा, जयशंकर जी से कहा गया था, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, कि यू आर फंडिंग द वॉर, क्या आप रशिया को पैसा दे रहे हैं जिससे रशिया अपने वॉर को फंड कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कर रहे हैं तो यूरोप भी कर रहा है, सेम ही दोनों काम हम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं ना, हम ऐसा कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं जिससे आप सैंक्शंस लगा रखे हैं। हम तो अपना रुपए में कारोबार कर रहे हैं, सैंक्शंस आप लगाए रखिए, रशिया को आपकी आवश्यकता ही नहीं है। ये सारी बातें हुई। तो ये तो चल रहा था वर्तमान में, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं वो देखिए। हम समझ रहे हैं द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन न्यू एज जियोपॉलिटिक्स, कि भाई दुनिया में जिस तरीके से संबंध हैं लोगों के, देशों के, उसमें नई जो भाषा होगी, नई परिभाषा होगी, नए जो रूल्स होंगे कॉमर्स के, बिजनेस के, व्यापार के, वो क्या होंगे। तो पहले तो हमने समझ लिए कि भाई वॉर के टाइम में तो ऐसे संबंध थे, दुनिया के सैंक्शंस और भारत का व्यापार, ये सब चल रहा था। लेकिन पास्ट में क्या था, पास्ट के एग्रीमेंट्स क्या थे। तो पास्ट के एग्रीमेंट समझते हैं हम। पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि 1950s में हम सिमिलर बायलैटरल ट्रेड कर रहे थे, और ये जो कंसर्न्स थे ये लगातार हाईलाइट होते रहते हैं। और सोवियत ब्लॉक के साथ हमारे संबंध कुछ इसी प्रकार के थे, क्योंकि तब तक तेल उतने स्तर पर नहीं खोजा गया था, तेल अभी प्रारंभिक स्थितियों में था, वाहन वगैरह लगातार बनने शुरू हुए थे, भारत में गाड़ी घोड़े इतने दौड़ते नहीं थे उस वक्त, तो हमें तेल की उस वक्त इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो अदर कमोडिटीज थी, जैसे मान लीजिए उस वक्त हमें डेवलपमेंट करना था, है ना, तो डेवलपमेंट जैसे इन्होंने भिलाई में एक स्टील प्लांट लगाया था रशिया ने 1950s में, तो भिलाई प्लांट के लिए अब हमें पेमेंट करनी थी। वेस्टर्न नेशंस तो इसके लिए बहुत रिलक्टेंट थे, वो लगातार रशिया या तब जो सोवियत ब्लॉक था, और तब इनका शीत युद्ध काल शुरू हो चुका था, तो उस वक्त लगातार इनको परेशान करना और धमकियां वगैरह देना या बहुत रिलक्टेंट रहना इनके कार्य को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो वेस्ट का हमारे ऊपर प्रेशर था। इसके अलावा जो लोन सोवियत वगैरह हमें दे रहे थे, उसको लेकर के भी कोई खासा खुश नहीं था वेस्टर्न जो कंट्रीज थी वो, लेकिन फिर भी हमने किया। और ये जो एग्रीमेंट्स थे, ये और आगे चल करके जब 1971 में डॉलर का प्रादुर्भाव हो गया और करेंसी मार्केट में डॉलर ने एक पूरा टर्बुलेंस ला दिया, बाल्कनाइजेशन हो गया बाद में सोवियत यूनियन का, तो ये जो सारे एग्रीमेंट्स थे जो हम कर रहे थे, वो एक नेचुरली उनकी समाप्ति हो गई, किसी ने खत्म नहीं किया। भारत का व्यापार ठीक था उस वक्त भी, सोवियत यूनियन वाज हेल्पिंग अस, लेकिन जब डॉलर आ ही गया 70s में, जब बाल्कनाइजेशन हो ही गया सोवियत यूनियन का, उसके बाद तो खत्म होना ही था। तो ऐसे हमारे रशिया से या सोवियत यूनियन से पहले खत्म हुई चीजें। लेकिन आज जियोपॉलिटिकल सिनारियो कुछ और है, आज तो सत्ता के केंद्र कुछ और हैं। चाइना अपने आप में एक महाशक्ति बनने जा रहा है, भारत एक उभरता हुआ बाजार है, उभरती हुई शक्ति है, रशिया एक एस्टैब्लिश्ड पावर है। आप नेटो, अमेरिका, यूएसए, यूएई और ये जो बाकी सऊदी अरब वगैरह जो देश हैं, उनकी अलग अलग गुटबंदियां बन रही हैं। तो देश और राष्ट्र जो उस तरीके से नहीं है जैसा हम 1950s में, 70s में या 1990s में देखते थे, है ना। आज ब्रिक्स बन चुका है, और ब्रिक्स तो पहले से ही बहुत रिलक्टेंट था रूबल को लेकर के, युआन को लेकर के। तो आज जो भारत ने पेमेंट की है युआन में, चाइनीज करेंसी में, वो ब्रिक्स को किसी भी तरीके से मंजूर नहीं थी एक वक्त, और सब लोग चाहते थे कि युआन का प्रयोग ना किया जाए। तो ये कंडीशन है आज। अगर आप किसी दूसरे देश को मजबूत बनाएंगे उसकी करेंसी का प्रयोग करके, तो बाकी देश तो खुश नहीं होंगे। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी करेंसी जो वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत नीचे आती है उसका प्रयोग किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि यूएई ने भारत के साथ एक ऐसा ही संबंध स्थापित कर लिया है लोकल करेंसीज में सेटलमेंट करने का। रेमिटेंसेज आते हैं, करीब 18% जो रेमिटेंसेज हैं, जो बाहर से धन प्रेषण होता है भारत में, वो 18% अकेला यूएई से होता है ना।
ये प्रयास कर रहे हैं। रशिया के साथ हमने ऑलरेडी सेटलमेंट कर लिया, इंडोनेशिया के रुपया और भारत के रुपए के साथ ये सेटलमेंट होने की तैयारी में है। तो डॉलर को कमजोर करने के लिए, डॉलर की जो सत्ता है उसको कम करने के लिए लगातार ऐसे, और अपने एक्सचेंज रिस्क कम करने के लिए ये प्रयास भारत लगातार कर रहा है। और जियोपॉलिटिक्स डिसाइड करेगी दुनिया के देशों के साथ आपस में एक दूसरे के कैसे संबंध हैं, वो ये स्थापित करेगा कि किसकी करेंसी का महत्व ज्यादा होगा, कौन सी करेंसी सर्वशक्तिमान होगी नए वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो करीब 35 लाख लोग यूएई में रहते हैं भारत के। वो जो रेमिटेंस भेजते हैं उन पर रिस्क भारत नहीं लेना चाहता, यूएई नहीं लेना चाहता कि आप कोई ऐसी करेंसी से डॉलर प्रयोग करें जिससे अमेरिका मजबूत हो रहा है और प्रयोग आप और मैं कर रहे हैं। अब भाई जिस चीज की जितनी डिमांड बढ़ेगी उसकी उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी। डॉलर सब लोग मांगेंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज मान लीजिए 80 रुपए का डॉलर है, कल वही 150 का हो जाएगा। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती रही तो डॉलर की डिमांड कम करो, डॉलर को रिलीज करना स्टार्ट करो। डिमांड कम होगी, वैल्यू अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अमेरिका जैसी स्थिति में है, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है आज प्लेस्ड। आप यकीन माने अमेरिका कोई बहुत अच्छी स्थिति में प्लेस्ड नहीं है आजकल वर्ल्ड ऑर्डर में, है ना, क्योंकि जितना परेशान उसको रशिया ने या चाइना ने आजकल कर दिया है, तो वो उनके जो लूप होल्स थे वो धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं हमारे सामने। और इसीलिए एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना है जिसमें भारत का रुपया, इंडोनेशिया का रुपया, रशिया का रूबल, चाइना का युआन और जो बाकी करेंसीज हैं जैसे यूएई का जो दिरहम है, वो मिलकर के प्रयास करें कि डिमांड को कम किया जाए डॉलर की और आपस में एक्सचेंज इस प्रकार से किया जाए। जिस देश के साथ जैसे संबंध है उन संबंधों के आधार पर निर्धारित किया जाए कि ट्रेड कैसे होगा। और अमेरिका को मजबूत क्यों नहीं करना है, अपनी कंट्री को मजबूत करना है, इसलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। फिर जो समस्याएं हैं वो आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को तो लगातार होती रहती हैं, होती रहेंगी वो तो, क्योंकि वो अमेरिका कंट्रोल्ड है, यूएस से कंट्रोल्ड है ना। और एक जो अगर आप यहां से लाइन लेकर के जाना चाहें तो वो एक अंतिम पंक्ति ये है कि जियो इकोनॉमिक्स को जियो पॉलिटिक्स निर्धारित नहीं करेगी, दोनों देशों के बीच कैसे संबंध हैं वो निर्धारित करेंगे। और जियो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी, जियो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रह जाएगी आने वाले समय में। और जो एक्सप्लॉइटिव जो सिस्टम था डॉलर का कि आप जिसको जैसे चाहें जिस तरीके से किसी देश को तोड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकते हैं अपने यहाँ से कंट्रोल करके, वो जो एक्सप्लॉइटिव सिस्टम था उससे हमें बाहर निकलना है, उसकी हेजेमनी से, उसके आधिपत्य से हमें बाहर निकलना है। नॉर्थ बहुत दिन कर चुका और आने वाला समय जो है वो साउथ का है, साउथ एशिया का है, भारत का है। ये हमें यहाँ से देखने को मिला। और हमारा जो टाइटल है द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन न्यू एज जियोपॉलिटिक्स, तो बाकी देशों के साथ कैसे किसके संबंध है वो निर्धारित करेगा कि कॉमर्स का ग्रामर क्या होगा। व्यापार का व्याकरण राजनीति डिसाइड करेगी सिंपली, और भारत उस राजनीति में वेल प्लेस्ड है। प्रश्न है इससे जो आप अगर टैकल करना चाहें, लिखना चाहें, तो पहले ये एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका आंसर। तो रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, ये आप ऑप्शंस देख लीजिएगा, रुपए के नोटों को सोने में बदलने में सक्षम होना। दूसरा है रुपए के मूल्य को बाजार शक्तियों द्वारा तय करने की अनुमति देना। तीसरा, रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने और इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से अनुमति देना। और आखिरी, भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली के सेशन से, तो हम एक एक क्वेश्चन आपको रोज देंगे, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और संपादकीय समीक्षा के अंकों को भी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। समाचार समीक्षा भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। प्रश्न है, भारत और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता क्यों कम करना चाहती है, यानी कि इंडिया क्यों कम करना चाहती है अपनी रिलायबिलिटी डॉलर के ऊपर। विदेशी व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा का उपयोग करने में क्या चुनौतियां हैं, ये आपको प्रश्न देखना है। चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं और क्यों बाकी देश लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार का व्यापार करने में लोकल करेंसीज के आधार पर। ठीक है, तो संपादकीय समीक्षा के इस अंक को यहीं समाप्त करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे अगले नए अंक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ्स और अन्य जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपसे फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।